वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 1। एक इंटेंस समर के बाद जिसमें वेडनेसडे ने गुडी के स्पेल्स के बुक से अपनी साइको पावर पर काफ़ी काम किया है और एक डेंजरस सीरियल किलर को भी पकड़ा है। अब वो वापस आ गई है नेवरमोर एकेडमी में एक नए सेमेस्टर के लिए। इस बार उसके साथ है उसके मम्मी पापा मोर्टिका और गोमेज एडम्स भी आए हैं। साथ ही छोटा भाई पग्सले भी आया है। पग्सले अब नेवरमोर एकेडमी का नया स्टूडेंट है क्योंकि उसकी पावर्स भी एक्टिव हो चुकी हैं। अब वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल अपने अंकल फेस्टर की तरह। कहीं और एक आदमी जंगल में चुपके से दो लोगों की फोटोज ले रहा होता है। लगता है वो दोनों किसी अफेयर में हैं, लेकिन अचानक माहौल डार्क हो जाता है जब एक ग्रुप ऑफ क्रोज उस पर अटैक कर देता है। उनमें से एक क्रो की आंख डैमेज होती है। वो आदमी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ और भी क्रोज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो घबरा के किसी को वॉइस मेल छोड़ता है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर मैं बच ना पाया तो सबूत मेरे डेस्क के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद क्रोज फुल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वेडनेसडे और उसका परिवार अब फाइनली नेवरमोर के गेट पर पहुंच जाते हैं। कंपस के अंदर सब लोग वेडनेसडे को घूर रहे होते हैं। सब उसे इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि उसने पिछले सेमेस्टर में स्कूल को जोसेफ क्रिस्टोन से बचाया था, लेकिन वेडनेसडे को ये टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वो कैंपस में वॉक कर रही होती है, बैरी डॉट जो नेवरमोर एकेडमी का नया प्रिंसिपल है उससे मिलता है। वो बताता है कि वो फाउंडर पेयर सेरेमनी वापस शुरू कर रहा है, एक पुरानी आउटकास्ट ट्रेडिशन। वो वेडनेसडे को स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने का इनविटेशन देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वेडनेसडे तुरंत मना कर देती है और सीधा अपने डॉर्म में चली जाती है। अपने डॉर्म रूम में वेडनेसडे की मुलाकात होती है एंडी से। दोनों अपने समर की स्टोरीज शेयर करते हैं। एंडी अपने नए गोल्स के बारे में बताती है और वेडनेसडे कहती है कि उसका प्लान सिंपल है, लोगों से दूर रहना और अपना नया नॉवेल लिखना। वेडनेसडे और एनीड बातचीत के दौरान अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। दरवाजे पे एजेक्स होता है जो एंडी से मिलने आया था, लेकिन वेडनेसडे झूठ बोल देती है कि वो अभी यहाँ नहीं है और उसके बाद वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। इस पर एंडी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए वेडनेसडे को बताती है कि वो एजिक से दूर भाग रही है क्योंकि उसका दिल अब उसके लिए वैसा नहीं रहा। उसे डर लगता है कि वो उसका दिल तोड़ देगी अगर सच बोल दिया तो। तभी वेडनेसडे कैबिनेट का दरवाज़ा खोलती है और अचानक एक तीर तेजी से स्पीड से कमरे के अंदर आता है और दीवार पर जा लगता है। उस तीर के साथ एक फोटो बंधी होती है वेडनेसडे और प्रिंसिपल डॉट की, जो किसी ने पहले खींची थी। उस फोटो पे लिखा होता है वेलकम बैक वेडनेसडे, आई एम स्टिल वॉचिंग। लगता है वेडनेसडे का स्टॉकर वापस आ गया है। वेडनेसडे फोटो को टच करती है ताकि उसे अपनी साइको विजन से कुछ समझ आए, शायद स्टॉकर को पहचान ले, लेकिन उसके विजन में कोई मिस्टीरियस शक्ल नहीं दिखाई देती। जब वो विजन से बाहर आती है, उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। एंडी पूछती है कि ये क्या है, लेकिन वेडनेसडे उसे इग्नोर कर देती है। एपिसोड के स्टार्ट में जब वेडनेसडे ने अपनी साइको पावर्स ज्यादा यूज किए थे सीरियल किलर को ढूंढने के लिए, तब भी उसकी आंखों से काले आंसू आए थे, तो लगता है ये उसकी साइको पावर्स ओवर का यूज निशान है। दूसरी तरफ पग्सले को अब इगेनी के साथ रूम मिलता है। वो दोनों अब एक ही डोर रूम में हैं। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे, उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल बैरी डॉट स्कूल के बाहर बात कर रहे होते हैं। मोर्टिका वेडनेसडे को बताती है कि उसकी प्रिंसिपल डॉट से बात हुई है और प्रिंसिपल ने उसे नेवरमोर के गाला फाउंड्रेजिंग कम्युनिटी का चेयरपर्सन बनाने का ऑफर दिया है। प्रिंसिपल डॉट बताता है कि पहले ये पोजीशन वेंसर थॉर्पी के पास थी, लेकिन जब उसके बेटे एक्जेवियर थॉर्पी का लास्ट सेमेस्टर झूठी मर्डर चार्जेस में
फंसा दिया गया तो मिस्टर थॉर्फी ने एक्जेवियर के स्कूल से निकाल दिया, साथ ही अपना डोनेशन वापस ले लिया। अब एक्जेवियर को स्विट्जरलैंड के एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट ने ये अगला चेयर का ऑफर सडन दे दिया है। इसलिए वो मोर्टिका को स्कूल के गार्डनर कॉटेज में एक रात रहने का ऑप्शन देता है ताकि वो आराम से सोच समझ के डिसीजन ले। रात को मोर्टिका वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जब तक उसने नया स्पिरिट गाइड नहीं मिलता तब तक वो उसका टेम्परेरी स्पिरिट गाइड बन सके, लेकिन वेडनेसडे की ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है। इसी कन्वर्सेशन में मोर्टिका अपनी सिस्टर ओफेलिया का जिक्र करती है और कहती है कि वेडनेसडे तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। बाद में वेडनेसडे वहां से निकल जाती है और मोर्टिका गोमेज से कहती है मुझे पता है वेडनेसडे मुझसे कुछ छुपा रही है। जब वेडनेसडे जंगल से गुजरती है तब उसे पहले वाले एपिसोड में जो आदमी क्राउज के अटैक से मरा था उसका क्राइम सीन मिलता है। आदमी मर चुका होता है। क्राइम सीन देखते वक्त वेडनेसडे को एक हुड पहने हुए आदमी नजर आता है। वो उसके पीछे भागती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर शेरिफ है। गोल्फेन वेडनेसडे को बताती है कि जो मरा है वो उसका दोस्त था। वो दोनों मिलकर एक केस पर काम कर रहे थे जो इतना डेंजरस था कि उसमें ब्रैडबेरी की जान चली गई। गोल्फिन कहता है कि ब्रैडबेरी ने कुछ ऐसी चीज ढूंढी थी जो आउटकास्ट के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। फिर गोल्फिन वेडनेसडे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बना के इस केस को सॉल्व करना चाहेगी। वेडनेसडे उसका ऑफर मना कर देती है और सीधा वहां से चली जाती है। पहली रात डॉर्म में एजेक्स एक स्कैरी कहानी सुनाता है सकल ट्री के बारे में। पग्सले, उगुनी और बाकी बच्चों को कहानी ये एक यंग आउटकास्ट जिसका दिल बहुत कमजोर था, उसने एक क्लॉक वर्क हार्ट बनाया और अपने असली दिल की जगह लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इन्वेंशन में खो गया उसका अपने आप कनेक्शन टूटने लगा और आखिर में उसकी मौत हो गई। उसी सकल ट्री के नीचे दफनाया गया है जो नाइटमेयर एकेडमी के बाहर एक जंगल में है। पग्सले को ये कहानी बहुत एक्साइटिंग लगती है और वो अकेला उस ग्रेव की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि इगुनी उसके साथ नहीं जाता। जब पग्सले उस ग्रेव के पास पहुंचता है तो गलती से उसकी इलेक्ट्रिक पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो एक्सीडेंटली उस डेड आउटकास्ट को जिंदा कर देता है एक प्रॉपर ज़ुम्बी फॉर्म में। वेडनेसडे का प्लान होता है वो फाउंडर पेयर सेरेमनी अटेंड नहीं करेगी, लेकिन फिर उसका नॉवेल चोरी हो जाता है उसके स्टॉकर के द्वारा और एक क्रिप्टिक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस सेरेमनी में वहां जाए अगर वो उस नॉवेल को बचाना चाहती है, नहीं तो वो उसे जला देगा। मजबूरी में वेडनेसडे को सेरेमनी में जाती है। जब सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं वेडनेसडे बोनफायर के नीचे जाके अपना नॉवेल ढूंढती है। वो उसे मिल जाता है लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उस पेयर को आग लगा देते हैं। कुछ मुश्किलों के बाद वेडनेसडे समहाउ बाहर निकलती है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। प्रिंसिपल डॉट उसे स्टेज पर बुलाता है और इंस्पायरेशनल स्पीच देने के लिए, लेकिन वेडनेसडे अपने डार्क स्टाइल में कुछ नॉन इंस्पायरिंग बातें बोलती है। फिर गुस्से में स्टेज से उतर जाती है। एनीड उसके पीछे जाती है। जैसे ही एनीड उसके शोल्डर को टच करती है वेडनेसडे ग्राउंड पे गिर जाती है और सीरोजाइज आता है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू गिरते हैं। एक और साइको विजन आता है। विजन में वेडनेसडे एक सेमेट्री में होती है जहां एक क्रो एक हेडस्टोन पे बैठा होता है जिस पे एनीड का नाम लिखा होता है। फिर अचानक एनीड वहां अपीयर करती है, उसका गला पकड़ता है और चिल्लाती है मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 जब वेडनेसडे होश में आती है तो वो अपने आप को गार्डनर कॉटेज में पाती है। उसकी माँ मोर्टिका उसके पास होती है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू बह रहे होते हैं। मोर्टिका समझाती है कि ये साइको पावर का ओवर यूज का रिजल्ट है। वेडनेसडे पूछती है कि इन आंसुओं को कैसे रोका जाए, लेकिन कंफर्ट देने के बजाय
मोर्टिका उससे कहती है कि वो गुडी की स्पेल बुक उसे वापस दे दे। वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन वेडनेसडे शौकी होकर डिवाइन गोल्फिन के घर पहुंचती है। उससे अपने विजन में जो इनीड की मौत दिखाई दी थी उससे वो काफी डिस्टर्ब थी। वो चाहती थी कि गोल्फिन ब्रैडबेरी के केस के बारे में और जाने, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। गोल्फिन का डेड बॉडी उसके रिक्लाइनर चेयर पर पड़ा होता है। जैसे ही वेडनेसडे उसके ओपन माउथ को देखती है उसमें से क्राउज का झुंड निकलता है, लेकिन लगता है गोल्फिन भी ब्रैडबेरी जैसे तरीके से ही मारा गया है। वेडनेसडे उस पर अपनी साइको एबिलिटी यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं होता। उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अब चली गई हैं। वो जल्द से जल्द घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। खुशी की बात ये होती है कि गोमेज आके उसे वहां से घर ले जाता है। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि पग्सले ने एक्सीडेंटली क्लॉकवर्क हार्ट वाले लड़के को जिंदा कर दिया है अपनी इलेक्ट्रिक पावर से। अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग इगोनी ह्यूमर शेड में पग्सले से मिलता है, जहां वो ज़ॉम्बी लड़का छुपाया गया होता है। इगोनी थोड़ा डर जाता है, लेकिन पग्सले उसे कन्विंस करता है कि वो इसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखे। पग्सले उस ज़ॉम्बी का नाम रखता है स्लर्प। वेडनेसडे अभी भी उस विजन से हिल चुकी है जिसमें उसने एडेनी इनीड की मौत देखी थी और जिसमें ऐसा लगा कि उसके मरने का जिम्मेदार वेडनेसडे खुद है। वो कन्विंस्ड है कि इस सब को कनेक्शन में उन मिस्टीरियस क्राउज से है जो हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन वो इनीड को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि सच बताने से इनीड और पैनिक हो जाएगी। उसी दिन इनीड वेडनेसडे पे एक लाइट हार्टेड प्रैंक खेलती है, लेकिन प्रैंक के बाद वेडनेसडे को इनीड के पिलो पे गोल्फिन की आंख मिलती है। लगता है कि कोई क्राउ उसे ले आया था। उसके बाद इनीड को एक अननोन नंबर से अनोनिमस मैसेज आने लगते हैं। एक मैसेज में लिखा होता है, आई सी यू वेडनेसडे, आई विल नॉट बी इग्नोर्ड। वेडनेसडे कहती है कि इनीड उस नंबर पे कॉल करे, और जब वो कॉल करती है तो नंबर गोल्फिन का होता है, लेकिन वेडनेसडे जानती है कि वो तो मर चुका है। इसका मतलब ये किसी और का काम है, शायद गोल्फिन का किलर। इनीड घबरा जाती है, अपने सामान पैक करती है और कहती है कि वो इस नए मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वेडनेसडे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनीड कहती है कि उसकी ड्राइवर क्लास है और वो जा रही है। उसके जाने के बाद वेडनेसडे गोल्फिन की आंख को टच करके अपनी पावर्स दोबारा टेस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी अब साइको पावर्स की एबिलिटी चली गई है। वेडनेसडे अपने डॉर्म से निकलती है और सीधा प्रिंसिपल डॉट और डॉक्टर ऑल्फ्रेड के पास जाती है। वो उसे पूछती है, क्या स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट या टीचर है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर ऑल्फ्रेड उसे बताता है कि पिछले 10 साल से नेवरमोर में कोई भी एवन इनरोल नहीं हुआ। ये सुनकर वेडनेसडे और कंफ्यूज्ड हो जाती है। प्रिंसिपल डॉट और ऑलिव बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर बियोनिका मोर्टिका से कहती है कि वो अपनी माँ हॉस्टर फ्रॉम से कांटेक्ट करे ताकि स्कूल के फंड रेजिंग के लिए एक बड़ा डोनेशन मिल सके, लेकिन मोर्टिका मना कर देती है क्योंकि उसका और उसकी माँ का रिश्ता काफ़ी ख़राब होता है। बाद में बियोनिका ये सब प्रिंसिपल डॉट को बताती है और डॉट उसे अपनी सायरिंग सॉन्ग का यूज़ करे और उसे मनाए, और फिर बियोनिका मोर्टिका के डोर स्टेप पर जाके एग्जैक्टली वही करती है। गोल्फिन के बारे में और जानकारी चाहिए होती है, इसलिए वेडनेसडे चली जाती है विलो हिल एसाइलम, जहां टाइलर को बंद किया गया है। टाइलर पिछले सीजन का विलन था। इस दौरान मोर्टिका चुपके से गुडी का स्पेल बुक ले लेती है। थिंग के थ्रू असाइलम पहुंचने पर वेडनेसडे की पहली मुलाकात होती है रिसेप्शनिस्ट जूडी से, जो चीफ साइकोटिस्ट
और डॉक्टर फेयरबॉर्न आती है और उसे टाइलर के सेल तक ले जाती है। रास्ते में डॉक्टर फेयरबॉर्न बताती है कि मर्लियन थॉर्लेंस जो ट्रायल की मास्टर थी सीजन 1 में, अब किसी दूसरी फैसिलिटी में बंद है। वो ये भी बताती है कि टाइलर के रिहैब पे काम नहीं कर रहा और वो चाहती है कि शायद वेडनेसडे कुछ मदद करे। टाइलर को एक चेन से बांध कर रखा गया होता है। वेडनेसडे उसके सामने जाके गर्लफ्रेंड की मौत का सच बताती है और कहती है कि उसकी फैमिली के एक और क्लोज मेंबर के साथ वैसी ही मौत हुई। वो चाहती है कि टाइलर थोड़ा इमोशनल हो और कुछ कन्फेस करे, लेकिन टाइलर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उल्टा वेडनेसडे को प्रोवोक करता है और कहता है अगली बार जब इनीड मुझे मिलेगी मैं उसे मार दूंगा। लेकिन वेडनेसडे उसकी बात से हिलती नहीं, उसका मजाक उड़ाती है, उसकी हालत का मजाक लेती है और बिना रिस्क किए ही वहां से निकल जाती है। वापस नेवरमोर में पग्सले को एगोनी बताता है कि स्लब्स ज़ॉम्बी शेड से भाग गया है। उसी वक्त इनीड और उसका न्यू क्रैश ब्रॉन किडनैप हो जाते हैं। वेडनेसडे जब अपने डॉर्म वापस आती है तो देखती है कि थिंग एक चेस्ट के अंदर बंद है। वो उसे फ्री करती है, तभी उसे फ्लोर पर इनीड का फोन वाइब्रेट होता मिलता है। वापस फोन उठाती है और लाइन के दूसरी तरफ स्टॉकर होता है। स्टॉकर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है इनीड को ढूंढने और बचाने के लिए, वरना वो मर जाएगी। इनीड और ब्रोनो आंखें खोलते हैं तो वो दोनों लेगो टावर के अंदर जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। पहले इनीड सोचती है कि शायद एजेक्स ने कोई प्रैंक किया है, लेकिन उसका मजाक तभी खत्म हो जाता है जब अचानक से एक छुरी सीलिंग से गिरती है बिल्कुल उनके पास। वो दोनों ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि उनके ऊपर कई सारे नाइव्स लटके हुए हैं। स्टॉकर ने जो क्रिप्टो नोट छोड़ा था, वेडनेसडे उसका मतलब समझ जाती है और सीधा लेगो टावर तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही थिंग ताला खोलता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, नाइव्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। वेडनेसडे तुरंत एक और डेंजरस पजल को सॉल्व करती है और उसके बाद नाइव्स का मोशन रुक जाता है। इनीड और ब्रोनो फिर सेफ हो जाते हैं और फिर फाइनली स्टॉकर अपना राज खोलता है। वो एक 13 साल की छोटी सी आउटकास्ट स्टूडेंट निकलती है, नाम है एग्नीज डीमेल, और वो खुद को बताती है मैं वेडनेसडे का सबसे बड़ा फैन हूँ। उसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, इसलिए वो सब जगह छुप कर देख सकती है। वेडनेसडे सीधा उस पर गर्लफ्रेंड का मर्डर का इल्जाम लगा देती है, लेकिन एग्नीज कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना है। फिर वो गर्लफ्रेंड का सेल फोन निकालती है जो उसने उसके घर से चुराया था। वेडनेसडे पूछती है तो असली किलर कौन है? एग्नीज कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे ढूंढने में। वेडनेसडे जब डॉर्म वापस जाती है तो थिंग से बात करती है और फिर गुडी का स्पेल बुक ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी थिंग कन्फेस करता है स्पेल बुक मोर्टिका के पास है। वेडनेसडे तुरंत डॉर्म से बाहर भागती है और देखती है वन आइड क्रो आसमान में उड़ रहा है। क्या ये कोई नया सिग्नल हो सकता है या फिर कोई नया मैजिक? दूसरी तरफ स्लब को देखा जाता है, वो कैंपस के जंगल से गुजर रहा होता है और एक ड्राइवर को मार देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 एपिसोड की शुरुआत होती है मोर्टिका और गोमेज के रोमांटिक डांस से। ऊपर रूम में छुपकर वेडनेसडे अपना काम कर रही होती है, गुडी का स्पेल बुक ढूंढने में लगी होती है, लेकिन मोर्टिका कुछ अजीब फील होता है और वो तुरंत ऊपर चली जाती है और वेडनेसडे को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। वेडनेसडे अपना केस समझाने की कोशिश करती है इनीड का विजन और वन आइड क्रो का कनेक्शन के बारे में, लेकिन मोर्टिका अब भी बुक देने से इनकार कर देती है। फिर मोर्टिका उसे अपनी सिस्टर ओफिलिया के बारे में बताती है, कैसे वो भी वेडनेसडे की तरह स्टबबॉर्न थी और साइको पावर्स के ऑब्सेशन में पागल हो गई थी। मोर्टिका कहती है मैं तुम्हें उसी रास्ते पे नहीं जाने दूंगी जैसे मेरी माँ ने मेरी बहन को
खो दिया, मैं तुम्हें नहीं दूंगी वो बुक। ये सुनकर वेडनेसडे समझ जाती है कि मोर्टिका उसे कुछ भी हो जाए लेकिन बुक नहीं देगी। वो वापस अपने डॉर्म की तरफ चली जाती है हार कर, लेकिन हार माने बिना अगली सुबह स्लर्प वॉलेंट्री ह्यूमंस शेड में वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पग्सले और इग्नी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उस रात उसने ड्राइवर टीचर के दिमाग खा लिया था, लेकिन स्लर्प में कुछ अलग सा लगता है। पग्सले कहता है, क्या तुमने देखा? उसका दिमाग दोबारा ग्रो कर रहा है। इग्नी कंफ्यूज है। वो सोचता है ये सब उस मिस्ट्री मीट की वजह से हो रहा है जो वो स्लर्प को दे रहे हैं, लेकिन व्यूवर्स जानते हैं ये ह्यूमंस ब्रेन की वजह से हो रहा है। और तभी स्लर्प इग्नी के काटने की कोशिश करता है। इग्नी दोबारा जाता है, ये डेंजरस है, हमें किसी को बताना चाहिए, लेकिन पग्सले मना कर देता है। अगर किसी को पता चला तो स्लर्प को ले जाएंगे और मार देंगे। फिर इग्नी पूछता है, कैंपेनिंग ट्रिप के दौरान स्लर्प का क्या होगा? पग्सले का जवाब सिंपल होता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन क्या उसने सच में किया है? बायनेका एक लोकल इन में जाती है जहां वो अपने सायरन पावर्स का यूज करके कन्विंस करती है कि वो एक रूम के लिए की दे दे। ना सिर्फ की मिल जाती है बल्कि बायनेका उसके दिमाग से अपनी मेमोरी भी मिटा देती है। वो क्वाइटली रूम में जाकर कुछ स्पेल्स ड्रॉप करती है अपनी माँ गैब्रिएल के लिए, जो अब एक फिगेटिव है। सीजन 1 में गैब्रिएल कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग का पार्ट थी जिसका लीडर था उसका हस्बैंड गिडॉन। अब सीजन 2 में रिवील हुआ है कि FBI ने मॉर्निंग सॉन्ग कंपाउंड पे रेड मारी थी। बायनेका ने टाइम पे अपनी माँ को निकाल लिया और अब गैब्रिएल को छुप कर रहना पड़ रहा है जब तक गाइडिंगा पकड़ा नहीं जाता। पहले वेडनेसडे ने प्लान नहीं किया था कि ट्रिप पे जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन सब बदल जाता है गोल्फिन का फोन एक्सेस करने के बाद। उसमें उसे मिलता है एक वॉइस मेल जो ब्रैंडबेरी ने गोल्फिन के लिए छोड़ा था अपनी मौत से पहले। वॉइस मेल में एक हिडन एविडेंस का जिक्र होता है। गोल्फिन के पिन क्रेस्ट केबिन में छुपा हुआ होता है और लकीली कन्वीनियंस पेनी क्रेस्ट ने इस नियर कैंप जोरेस को वहीं जाना नेवरमोर के स्टूडेंट कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो वेडनेसडे ट्रिप को कवर बना लेती है, लेकिन उसका असली मिशन होता है कैबिन जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। वेडनेसडे को शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मोर्टिका और गोमेज शेप्रॉन्स हैं। पग्सले चुपके से उस स्लर्प को अपने साथ ले आया। इग्नी को बाद में उसका पता चलता है और वो ऑब्वियस टेंशन में आ जाता है कि सबको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल डॉट एक आउटसाइड परेड स्पीच देते हैं, लेकिन बीच में एक कैडेट मास्टर और उसके नॉर्मी कैडेट्स आ जाते हैं। उनका क्लेम है ये कैंप तो हमने पहले ही बुक किया था। इसमें एक टेंशन क्रिएट होती है और सोल्यूशन निकलता है एक चैलेंज। जो जीतेगा वो इस कैंप से रहेगा और जो हारेगा वो बाहर जाएगा। और आउटकास्ट जीत जाते हैं और वेडनेसडे अपना रियल मिशन पे निकल पड़ती है। वेडनेसडे जब कैबिन पहुंचती है तो वो देखती है आउटकास्ट ओबिटेरियस मैरिट लोगों के कटआउट्स दीवार पर चिपके हुए हैं। हर एक विक्टिम एक विलो हेल एजाइलम का पेशेंट था और उन्हें के बीच लिखा होता है एक नाम, लोइस। वेडनेसडे सोचती है क्या लोइस ही इनकी किलर है। वो एक ओबिटेरी को छूकर विजन लाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसकी साइको पावर्स अब नहीं रही। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन डिटरमाइंड वेडनेसडे क्लिपिंग उठा कर ले जाती है एविडेंस के तौर पर। चैलेंज तो आउटकास्ट ने जीत लिया था, लेकिन कैडेट मास्टर अपनी हार को नहीं भूलता। इंस्टेड ऑफ गोइंग होम वो जिद करता है कि उनको कैंप वापस चाहिए फोर्सफुली, लेकिन सिचुएशन अब वाइडली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कैडेट मास्टर गलती से पग्सले के टेंट में चला जाता है और सामना होता है उस आजाद स्लर्प से। डायरेक्ट अटैक करता है और उसका ब्रेन खाना शुरू कर देता है। बाकी कैडेट्स डरते हुए भाग जाते हैं। फिर स्लर्प तुरंत से बाहर आता है, एक एक्स उठाता है और चला जाता है गोमेज के शावर में उसे मारने के लिए। जस्ट एज स्लर्प अटैक करने वाला होता है, पग्सले आता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक
देकर रोक लेता है। स्लर्प जख्मी होता है, फॉरेस्ट की तरह भाग जाता है जहां उसका सामना होता है वेडनेसडे और मोर्टिका से। अब जब वेडनेसडे को आउटकास्ट ओबिटेरियस मिल गया है, उसका नेक्स्ट गोल है गोडी का बुक को वापस लाना, लेकिन इस बार मांगने के बजाय अपनी मां मोर्टिका के साथ स्वॉर्ड फाइट चुनती है। वेडनेसडे हार जाती है डील में, लेकिन वो स्लर्प से अपनी मां की जान बचा लेती है जब वो एक्स लेकर उसके ब्रेन खाने आता है। स्लर्प को कंट्रोल में ले लिया जाता है। पग्सले बस उदासी से देखता है जैसे वो अपने दोस्त को खो रहा हो। वेडनेसडे के पास अब नेक्स्ट लीड है विलुहेल वापस जाना, जहां से सब आउटकास्ट पेशेंट्स जिन्हें मारा गया है वो वहीं से बिलोंग कर। से लगता है इनिट का विजन का कुछ लिंक यहीं छुपा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 इसमें रिवील होता है कि मैरलिन थॉर्लेंसन अब विलुहेल एजाइलम में ट्रांसफर हो चुकी है। अब फाइनली उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर फेयरबोन से। इस मीटिंग के दौरान पता चलता है कि मैरलिन को यहाँ लाने का असली रीजन है डॉक्टर फेयरबोन अब तक टाइलर को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए, इसलिए उसने सोचा है कि अगर उसकी मास्टर यही मार्लिन को यहाँ बुलाए तो शायद टाइलर का बिहेवियर बेटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उससे मुलाकात करती है, टाइलर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब मैरलिन और टाइलर की मुलाकात होती है तो वो गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे एक लोकल कब्रिस्तान जाती है जहां वो एक आउटकास्ट की इराक वाली ओरेन ढूंढ रही होती है। उसका बैटरी उसे गर्लफ्रेंड की कैबिन में मिला था जब वेडनेसडे यूरेन ढूंढ रही होती है और पता चलता है और वो देखती है उसकी दादी हेस्टर फ्रम्पो वहां खड़ी होती है। वेडनेसडे उसे ग्रैंडमा कहकर पुकारती है। वेडनेसडे उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है। उसे एक विजन आई थी जिसमें इनिट की मौत दिखाई गई थी। फिर वो ओरेन खोलती है, लेकिन राख की जगह ओरेन में कुछ अजीब सी स्मेल होती है, ह्यूमंस एशिस की नहीं। ये बात वेडनेसडे को अजीब लगती है। अचानक एक काला कौवा आता है और बैटरी पेपर्स ले जाता है। वेडनेसडे उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन कौवा एक ओडेड फिगर के साथ मिलके भाग जाता है। शायद वही एवन जो उसे पीछे से फॉलो कर रहा था। जाने से पहले वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा से कहती है पूरा कब्रिस्तान खरीद लो और पता लगाओ कि किसने आउटकास्ट की सेरेमनेशन अप्रूव की थी। वेडनेसडे वापस डॉर्म चली जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि ओरेन उसकी असली राख थी ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने आउटकास्ट की मौत झूठी दिखाई है। अब सवाल ये है क्यों और कैसे। इस सब का जवाब विलुहेल असाइलम में छुपे हैं, लेकिन उसे मदद चाहिए और ये मदद कोई उसका फैमिली मेंबर ही दे सकता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन की उसकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, उसका अंकल फोस्टर। वो उसे एक सीक्रेट जगह पे मिलती है और बताती है कि उसे विलुहेल असाइलम के अंदर घुसना है। फोस्टर कैजुअली बताता है कि वो पहले भी एक बार विलुहेल छुप कर गया था जब मोर्टिका ने उसे बोला था अपनी बहन पर नजर रखने के लिए। ये सुनकर वेडनेसडे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि आंट ऑफिलिया कभी विलुहेल की पेशेंट रह चुकी है। वो फोस्टर से और डिटेल मांगती है। फोस्टर बताता है कि ये काफी पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब वो खुद भी कभी अजाइलम का हिस्सा नहीं बना हुआ था। तभी फोस्टर को लगता है कि रूम में कोई और भी है। वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक्टिवेट करता है और कॉर्नर में बिजली का झटका देता है, जहां से एग्नीज छुप कर निकलती है। उसकी इनविजिबिलिटी हट जाती है। वेडनेसडे दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। एग्नीज आगे बढ़ के विलुहेल के ब्लूप्रिंट्स निकालती है। फिर वेडनेसडे फोस्टर को अपना पूरा प्लान बताती है। उसे असाइलम के अंदर एक शख्स लोइस को ढूंढना है। फोस्टर को सिर्फ अंदर पहुंचना है, चाहे किसी भी तरीके से, और वो ज्यादा देर नहीं लगाता। इस बीच वेडनेसडे अपनी मां मोर्टिका से मिलती है और पूछती है ऑन्ट ओफिलिया को विलुहेल क्यों भेजा गया था। मोर्टिका बताती है कि ये बात तब की है जब ओफिलिया नेवरमोर एकेडमी की सुपर हॉर्मर थी। एक दिन वो कैद में चीख रही थी, उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसे अपनी साइको पावर्स इतनी ज्यादा पुश कर दी थी कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। तब ग्रैंडमा ने डिसाइड किया कि उसे विलुहेल भेजना ही बेहतर होगा।
था। जैसे ही मोर्टिका ने ये सब कह रही होती है, ग्रैंडमा रूम में आती है और कहती है कि उसने वेडनेसडे के लिए एक पूरा कब्रिस्तान खरीद लिया है। ये बात मोर्टिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वेडनेसडे जाने ही वाली होती है तब ग्रैंडमा उसके कान में एक राज बताती है। जो फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बने थे उन पर साइन किसने किया था? उसका नाम था अगस्टस स्टोनहॉर्न। अब रूम में सिर्फ मोर्टिका और ग्रैंडमा रह जाते हैं। उनके बीच एक तेज बहस होती है। ग्रैंडमा कहती है कि वो नेवरमोर एकेडमी को डोनेशन देगी अगर मोर्टिका गुडी का बुक को वापस वेडनेसडे को दे दे, लेकिन मोर्टिका इनकार कर देती है और उसके बदले वो इस किताब को आग में फेंक देती है। फेस्टर जब अपने प्लान के मुताबिक लोकल इन में जाता है, ड्रामा करता है ताकि असाइलम में भेजा जा सके, तो ये प्लान काम तो करता है लेकिन एक नई दिक्कत पैदा हो जाती है। इनके एक रूम में छुपी हुई है बोनिका की माँ पुलिस के साथ लग जाती। उसके पास ना आईडी होती है ना कोई रिकॉर्ड कि वो ऑफिशियली चेक इन हुई थी या नहीं। इसी वजह से पुलिस उसे स्टेशन ले जाती है। वो तुरंत बोनिका को मैसेज करता है कि वो आके उसे निकाले। बोनिका पहले तो बिजी होती है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उसे गाला इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करवा रहा होता है, लेकिन एजेक्स की मदद से वो दोनों स्कूल से छुप कर निकल जाते हैं और उसकी माँ को रेस्क्यू कर लेते हैं। एजेक्स फिर उन्हें एक पुरानी क्लासरूम ले जाता है जहाँ टेम्पररी वो माँ छुप सकती है, लेकिन क्लासरूम तक पहुँचने से पहले ही प्रिंसिपल डॉट लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है। फॉस्टर बाद में डिस्कवर करता है कि ये नंबर विलो हेल के एक रूम का सीक्रेट कोड है। दूसरी तरफ वेडनेसडे डॉक्टर ऑलिव से नेवरमोर में बात करते वक्त जान लेती है अगस्टिस की एक बेटी है और उसने अपनी बेटी के लिए लोगो टावर के टॉप पे एक हाईवे बनाया है। अब वेडनेसडे चाहती है कि अगस्टिस की बेटी और एवन हो सकती है जो उसका पीछा कर रही हो और उन लोगों को मार रही हो, लेकिन उससे पहले फोस्टर कोड से रूम अनलॉक कर सके। डॉक्टर फेयरबोर्न उसे पकड़ लेती है और ये सब मार्लन की वजह से होता है क्योंकि उसने ही फोस्टर को बेट्रे किया था। फोस्टर को तुरंत एक सेल में डाल दिया जाता है जहां उसका रिमोट होता है। स्लर्प थिंग वेडनेसडे के पास आता है और बुरी खबर देता है जिससे वेडनेसडे को असाइलम के अंदर घुसने के लिए नया प्लान बनाना पड़ता है। किस्मत से मिस्टर कैप्री उस रात विलो हेल में एक म्यूजिक थेरेपी क्लास लेने जा रही होती है और यही वेडनेसडे के अंदर जाने का टिकट बन जाता है। वेडनेसडे का मिशन सिंपल है, अंदर घुसना, फॉस्टर को बचाना और लोइस को ढूंढना। वो सक्सेसफुली हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है, फॉस्टर को बचा लेती है और दोनों उस सीक्रेट रूम की तरफ निकल जाते हैं। तब तक स्लर्प अपनी सेल से भाग चुका होता है। जैसे ही गार्ड्स मर्लिन को वापस उसकी सेल ले जा रहे होते हैं, स्लर्प अचानक सामने आता है और उन पर अटैक कर देता है। ये देखते ही मर्लिन भाग जाती है। वेडनेसडे और फॉस्टर जब सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक हिडन स्टेयरवे मिलता है। नीचे जाके उन्हें एक वॉल पे लिखा होता है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंट्रोगेशन स्टडी। तभी वेडनेसडे को बड़ा शौक लगता है। लोइस कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का नाम था। वो दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कई सारे सेल्स में वो आउटकास्ट जिंदा हैं जिन्होंने ऑफिशियली डेथ क्लियर कर दिया गया होता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है, उनकी डेथ फेक थी ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। अचानक एक कौवा उनके पास से गुजरता है और फिर वही हुडेड फिगर सामने आता है जो वेडनेसडे का पीछा कर रही थी। वो अपना हुड हटाती है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं जूडी है और शॉकिंगली जूडी ही एवन है और अगस्टिस की बेटी है। वो बताती है कि डॉक्टर फेयरबोर्न उसके लिए काम करती है और उसने ही उसे हायर किया ताकि वो हॉस्पिटल के चेहरा बन सके और उसके बाप अगस्टिस की लेगेसीज को कंटिन्यू कर सके। जूडी कहती है कि वो पहले एक नॉर्मी थी लेकिन अगस्टिस ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद उसने बर्ड्स को कंट्रोल करने की पावर आ गई। इतना सुनने के बाद फॉस्टर
और ज्यादा नहीं सुनता तो वो अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है और जूडी को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से पूरा बिल्डिंग की पावर चली जाती है और हर सेल का गेट खुल जाता है। सभी आउटकास्ट जूडी पे अटैक कर देते हैं सिवाय एक अलग सी औरत जो बाकी सबसे डिफरेंट होती है। वेडनेसडे उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। शायद ये उसकी आंट ओफिलिया है जो सालों से मिसिंग थी। वो उसे साफ जगह ले जाने की कोशिश करती है। इस पूरे पागलपन के दौरान मर्लिन अपनी कफ्स तोड़ देती है और टाइलर को फ्री करने के लिए भागती है, लेकिन टाइलर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अब उससे भी नफरत करता है। मार्लिन कहती है कि उनका असली दुश्मन वेडनेसडे है जो अभी भी बिल्डिंग में है। टाइलर कहता है पहले तुमसे निपट लूं फिर वेडनेस से निपट लूंगा। वो मर्लिन को 5 सेकंड का टाइम देता है भागने के लिए, फिर हाइड फॉर्म में बदल जाता है। वो उसके पाथ अपने ग्लव्स घुसा देता है और फिर उसका बॉडी दीवार पर दे के मारता है। लास्ट शॉट में मर्लिन की आंख खुलती होती है लेकिन वो बिल्कुल बेजान होती है। इसी बीच स्लर्प डॉक्टर फेयरबर्न पर जंप करता है और उसका दिमाग खा जाता है। वो गेस्टिस के साथ भी वही करता है। वेडनेसडे जब आउटकास्ट औरत को सेव करने जा रही होती है तभी टाइलर हाइट फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। वो सीधा अटैक करता है। वेडनेसडे उस औरत को कहती है कि भाग जाओ और खुद टाइलर के रास्ते में आ जाती है। टाइलर उसे एक बड़ी खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेडनेसडे नीचे गिरती है। उसका चेहरा खून से भरा होता है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। पुलिस फाइनली पहुंच जाती है। टाइलर पे गोलियां चलाना शुरू करती है। टाइलर एक और खिड़की से जंप करता है और भाग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।